स्टॉक मार्केट पे हमने बहुत चर्चा की। स्टॉक मार्केट का उद्देश्य है पैसा कमाना, इसी वजह से हम वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है जिसमें इंक्लूड करता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग, हमारे बच्चों की एजुकेशन। ये सारी चीजें कैसे मैनेज की जाएं, कैसे इन पर डिसीजंस लिए जाएं, बताने के लिए हमारे साथ आज हैं अपनापैसा.com के हर्ष रुंगटा। मैं इस वक्त बुलाना चाहूंगी मिस्टर रुंगटा को स्टेज पर, जिससे वो हमें कुछ इंसाइट दे सके पर्सनल फाइनेंस पर। मिस्टर रुंगटा, स्वागत है आपका। ये तो खैर सब जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही मेहनत करते हैं तब पैसा आता है। लेकिन क्या हम हमारे पैसे से भी उतनी ही मेहनत करवाते हैं और पैसा जमा करने के लिए हमारे लिए, जितनी कि हम खुद करते हैं पैसा कमाने के लिए? तो अपने पैसे से कैसे मेहनत करवाएं ताकि वो आपको पैसा कमा के दे, इसके कोई 3-4 प्रिंसिपल्स जो हैं, ब्रॉड प्रिंसिपल्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि कोई भी जब रणनीति बनाते हैं हम कहीं भी कोई काम करने की, तो बचाव की, अभी प्रकाश जी ने भी यही कहा कि स्टॉप लॉस होना जरूरी है। उसी तरीके से जब हम लंबी अवधि की हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो एक स्टॉप लॉस जिसे कहते हैं वो होना चाहिए। प्रोटेक्शन पहले, बचाव पहले, बचत इन्वेस्टमेंट बाद में। ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, चाहे वो स्टॉक मार्केट के लिए अप्लाई करें, चाहे ओवरऑल फाइनेंशियल लाइफ के लिए आप अप्लाई करें। बचाव की जब बात आती है तो सब इंश्योरेंस की बात आती है, और इंश्योरेंस की बात आते ही सबसे पहले जो हमारे माइंड में उभरता है वो है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस मैं क्यों लेता हूं? मैंने कोई प्लान बनाया है कि मैं मेरे तिनका करके मैं पैसे जमा करूंगा, उस पैसे से मैं मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर रहा हूं, मेरे रिटायरमेंट के लिए जमा कर रहा हूं। अगर मुझे 15 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे ये पैसा जमा करने में, लेकिन अगर 2 साल बाद मुझे कुछ हो जाता है तो क्या होगा? मेरे प्लान्स का क्या होगा? मेरे प्लान्स डिरेल हो जाएंगे। उससे बचने के लिए लाइफ इंश्योरेंस अवेलेबल है। और एक छोटी सी बात और है कि स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस और बचत, उन दोनों का समावेश होता है। कई प्रोडक्ट्स हैं, यूलिप्स हैं, एंडाउमेंट्स हैं, ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। बट नॉर्मली ये दोनों चीजें अलग अलग आप अगर रखें तो इसमें आपको ज्यादा फायदा है। दूसरी बात, हमें गोल्स हमारे क्लियर होने चाहिए, चाहे जो भी हमारे गोल्स हों। सबसे बड़ा गोल मेरे ख्याल से सभी का होता है कि एक उम्र होने के बाद, 60 की या 65 की उम्र होने के बाद, कम से कम पैसे के लिए मुझे काम ना करना पड़े। तो उसके लिए मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि उससे जो इनकम आए वो मेरे जितने भी खर्चे हैं वो चला पाए। तो वो एक गोल तो मेरे ख्याल से सभी का कॉमन होता है। बट और भी कई गोल हो सकते हैं। गोल आपका चाहे कुछ भी हो, उसके बारे में सोचने से और उसके बारे में प्लानिंग करने से आपको फायदा होता है। इन्वेस्टमेंट में अगेन 3 मेजर प्रिंसिपल्स और 3 मेजर पैरामीटर्स हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, चाहे आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, रियल एस्टेट ले लीजिए, 3 मेजर पैरामीटर्स होते हैं: यील्ड, लिक्विडिटी, सेफ्टी। यील्ड यानी आपको उसमें से रिटर्न कितना मिलेगा, लिक्विडिटी यानी आप उस पैसे को सही समय पे अगर आपको निकालना हो, अगर आपने डाला 10 साल के लिए है लेकिन आपको निकालना 3 या 4 साल के बाद हो, तो आप निकाल पाएंगे कि नहीं। तो लिक्विडिटी एंड सेफ्टी, आपका पैसा कितना सुरक्षित है। तो जहां पे रिटर्न ज्यादा होगा वहां पे आपकी सेफ्टी कम होगी। ऐसा दुनिया में कोई भी इंस्ट्रूमेंट इजाद नहीं हुआ है जहां पे रिस्क लो रहे और इन्वेस्टमेंट, आपका रिटर्न जो है हाई रहे। आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वेरियस टेक्निक्स हैं उसको कंट्रोल करने की, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा मूव करेंगे। एसेट एलोकेशन कभी भी अपने, ऑब्वियस बात है, ये बहुत ही कॉमन सेंसिकल बात है कि अपने सारे एसेट्स जो हैं एक बास्केट में आप नहीं डालें। और अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करें, 10 साल की बात करें, 15 साल की बात करें, तो ऑब्वियसली अगर चाहे जो भी आपका रिस्क प्रोफाइल हो, आप बहुत लो रिस्क प्रोफाइल भी अगर हो आपका, तो भी इक्विटीज में इन्वेस्ट आपको करना ही चाहिए।
आप उसका प्रोपोर्शन कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई भी तरीके से एक्सपोजर ले सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ले सकते हैं, यूलिप्स के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन इक्विटी एक्सपोजर लिए बिना इन्फ्लेशन को बीट करना लॉन्ग टर्म में बहुत ही मुश्किल है। एंड फिफ्थ इज डिसिप्लिन। अगर आप रेगुलरली कर रहे हो, डिसिप्लिन से कर रहे हो, तो हो नहीं सकता कि ओवर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिले, ये हो ही नहीं सकता। तो डिसिप्लिन इन सब चीजों के बिल्कुल ऊपर है। और जो भी फाइनेंशियल प्लान आप बनाएं, हर चीज की तरह हालात बदलते हैं, आपके अपने हालात बदलते हैं, बाहर के हालात बदलते हैं, इसको आपको एनुअली रिव्यू करना चाहिए। तो क्लियरली 4 थिंग्स, प्रोटेक्शन फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट लेटर, पहले बचाव करें फिर बचत करें, अपने गोल्स सेट करिए, उनको प्रायोरिटाइज करिए, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही जगह पे इन्वेस्ट करिए, रेगुलरली करिए और डिसिप्लिन से करिए। फिर देखिए जो आपका पैसा है वो एकदम कल्पवृक्ष बन जाएगा एंड वो कोई ऐसे ही बैंक अकाउंट में नहीं पड़ा रहेगा जहां पे वो बढ़ेगा नहीं। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट मिस्टर रूंगटा। बहुत सारे सवाल होंगे ना आप सबके पास, इतना सारा ज्ञान तो मिला है, लेकिन सवाल तो अभी भी हैं। ये सवाल लेते हैं इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं BMA प्रेजेंट CNBC आवाज मनी यात्रा। काफी सारे सवाल आए हैं हमारे पास हमारे ऑडियंस से। लेते हैं पहला सवाल। के कृष्ण मोहन ये जानना चाहते हैं क्या स्टॉक ऑप्शंस में निवेश करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितना परसेंटेज अपनी टोटल कॉर्पस का ये ऑप्शंस में डालें। ऑप्शन आपको समझना चाहिए, ऑप्शन इट्स लाइक ए राइट टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन, तब आप ऑप्शन लेते हैं। अगर मेरे फेवर में जाएगा तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, अगर फेवर में नहीं गया तो आई विल नॉट एक्सरसाइज। लाइक बाइंग एन LIC पॉलिसी, इसको कहते हैं ऑप्शन ए। क्या ये स्टॉक ऑप्शन में करना चाहिए? मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि मुझे अगर ट्रेंड क्लियर कट अप दिखता है तो मैं खरीद ही लेता हूं। जब क्लियर अप है तो खरीद लो, अगर क्लियर डाउन है तो बेचो, बाय द स्टॉक, फॉरगेट द ऑप्शन। नॉर्मल ऑप्शन देखा गया है एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, यू हेज, इसलिए आप ऑप्शन लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है रोहिणी कुमार का। ये कहते हैं हाउ टू नो विच स्टॉक विल राइज। बहुत सारे तरीके होते हैं, आप या तो फंडामेंटल्स देख सकते हो या तो टेक्निकल्स देख सकते हो। अगर आप फंडामेंटल्स देख रहे हो तो फिर आप देखिए कि मोमेंटम पिक कब होती है, जब उस कंपनी में अचानक से कोई न्यूज आती है तो फिर वो बहुत जोर से भरता है। अगर इस तरह के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो मोमेंटम पिक्स के लिए 1-2 दिन के लिए, तो यू वेट फॉर न्यूज। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप उसका पूरा फंडामेंटल्स चेक करिए, किस तरह की वो कंपनी है, क्या बनाती है, किस तरह में इसके प्रोडक्ट्स क्या है, ये सब आप देखिए। तो आप उस तरह से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट निकाल पाओगे। ओके, ऐसा नहीं है कि सब लोग स्टॉक मार्केट पे ही सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी जानना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड पर हमें सवाल भेजा है यहाँ पर टी वेंकटेश्वरलू ने। विच फंड आर बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? सी आई थिंक एक प्लान के तहत बनाना चाहिए। सो म्यूचुअल फंड्स में आप जो चाहे उस टाइप का एक्सपोजर ले सकते हैं। आप इक्विटी का एक्सपोजर ले सकते हैं, आप डेट का एक्सपोजर ले सकते हैं। इक्विटी में आप इंडेक्स फंड ले सकते हैं, यानी जैसे इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लिया तो वो लिटरली ऑलमोस्ट इंडेक्स के साथ ही मूवमेंट होता है उसका। तो आप इंडेक्स फंड्स ले सकते हैं, आप डाइवर्सिफाइड टॉप फंड्स ले सकते हैं। आप अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, और सर्टन पोर्शन आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें आपको मिड कैप फंड्स भी लेना चाहिए। नॉर्मली आई थिंक अगर इक्विटी का एक्सपोजर लेना है, अगर उसके बारे में बात करें जो ज्यादा लोग जानना चाहते हैं, तो नॉर्मली वर्ल्ड की जो विजडम है वो ये कहती है कि इंडेक्स फंड्स को बीट करने वाले फंड्स बहुत कम होते हैं ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड्स, ओवर 10 साल या 15 साल। द इंडियन डेटा डजंट support that. So very clearly I think in India there is scope for the fund managers to add value. The number of funds that have beaten their benchmark equity indexes are more than 50%, and therefore I think you choose a right fund, and that requires a little bit of
study, a little bit of professional advice, and like everything else, a little bit of luck as well. But you choose the right asset class. I think that's very important. You should definitely have top diversified top equity funds and at least a dash of mid caps. If your risk allocation allows you to take a little bit of risk, and if asset is and if gold is also part of your asset allocation, and some part of your assets should be in gold, again 10% at least should be in gold according to me for very long terms. So 10% probably in a gold ETF. P. Hari Krishna. So this question is, does stock market returns are more secure than ULIPs? ULIPs of course is a mixture. Okay. Now with the changes, it is not so bad as long as. Okay. If anybody is telling you that invest in it for 5 years, now it's minimum 5 years, right? And after that you don't have to pay, it's not a good thing, don't go for it. If in ULIP you take growth fund, then obviously the growth fund will track the risks of the relevant stock market or relevant benchmark that it has set for itself. So your risk profile remains the same as what it would be in a mutual fund. There's this question from Mr. P. Vijay Kumar Verma. He is a new investor in the market and wants to know, is it the right time to start investing in the markets? Yes, please. Any day is right day for investment timing model, as long as you follow the SIP method for a long-term perspective. Yeah. Absolutely. In fact, after you start SIP, hope that the market cracks. Absolutely. That happens, keep buying it. Matter of over a period, like someone said, can the stocks double from here? Go into mutual fund, do SIP. Matter of time, if it cracks, be happy, thank God, and over a period of time it will double up. From 21 to 40 may take time, but 21 to 8,000 will come. Thank you very much. Go back to 16,000. You are happy. इसी के साथ अब वक्त हो गया है आप सबसे इजाजत लेने का। प्रकाश जी, रुंगदा जी और निशु, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालने के लिए।